हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में कोलाइड्स पिछले वीडियो में स्टार्ट किए थे और कोलाइड्स के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन था सारी बातों को आपको बताया जा चुका था। और हम लोगों ने कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, जिसमें दो टाइप का क्लासिफिकेशन आप लोग को पढ़ाया जा चुका था। एक टाइप का क्लासिफिकेशन अभी हम लोग और पढ़ेंगे अभी, ठीक है। पहले ही इस बात को हम बता चुके हैं, कई बार इस चीज़ का हम डिस्कशन कर दिए हैं कि सरफेस केमिस्ट्री आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं के बराबर आता है। एक दो न्यूमेरिकल कहीं कहीं पर आएगा, वो हम उसका डिस्कस कर देंगे आपको, ठीक है। बाकी पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, कहानी की तरह से सुनना है, नोट्स तैयार करना है, नोट्स को पढ़ना है और जो हम बोलते हैं उसे सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा बहुत सारे पार्ट्स, ठीक है। आई बात समझ में? तो पिछले वीडियो में जो क्लासिफिकेशन किए थे उसमें था कि जो डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्सन मीडियम को मिक्स्ड किया गया है उसके इंटरेक्शन के आधार पर लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्ट। अभी जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कोलाइड्स का, ये जो डिस्पर्स्ड फेज है ना, डिस्पर्स्ड फेज समझ रहे होंगे आप लोग, सॉल्यूट को बोलते हैं, सॉल्यूट को हम डिस्पर्स्ड फेज मान लेते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट को हम लोग डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। तो जो डिस्पर्स्ड फेज होगा उसके पार्टिकल का नेचर क्या है, जो डिस्पर्स्ड फेज हम मिलाएंगे उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसके नेचर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है कोलाइडल सॉल्यूशन को, जो कि तीन टाइप का होता है। एक होता है हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, एक होता है मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड और एक होता है एसोसिएटेड कोलाइड, ठीक है। एक एक करके हम लोग इस तीनों चीज़ को समझेंगे। सबसे पहला समझो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मल्टी, मल्टी का मतलब क्या होता है, मेनी, बहुत सारे, ठीक है। इसमें होता क्या है कि वो देखो, जो एटम या मॉलिक्यूल्स, जो सब्सटेंस हम ऐड करेंगे या तो एटॉमिक होगा, मॉलिक्यूलर होगा, बात को समझो, आयनिक भी होता है, लेकिन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड में आयंस नहीं लेना है, आयनिक सब्सटेंस नहीं लेना है। तो जो भी सब्सटेंस को हम मिला करके कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करेंगे उसमें जो सब्सटेंस के पार्टिकल होंगे वो एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। उस एटम या मॉलिक्यूल का जो साइज होता है ना, वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से अगर छोटा साइज है तो उसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या बना देगा, तो ट्रू सॉल्यूशन बना देगा। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होता है उसका पार्टिकल का साइज का एक रेंज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड में क्या होगा कि कई सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो होंगे सब्सटेंस के वो आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं। आई बात समझ में? जैसे मान लो, सोचने वाली बात है कि ये मान लो कोलाइडल रेंज है, कोलाइडल रेंज है। कोलाइडल रेंज मतलब कि कोलाइड्स जो है ना उसके पार्टिकल के साइज है, ये उसके पार्टिकल का साइज है, ठीक है। अब अगर मान लो कि हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड बनाएंगे, उसमें कोलाइड है तो साइज तो यही होना चाहिए। अब उसमें एटम्स हैं, छोटे छोटे बहुत सारे एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये एटम्स जो है ना, छोटे छोटे एटम्स, वो क्या करेंगे, आपस में एग्रीगेट कर जाएंगे। तो छोटे साइज के वो एग्रीगेट करेंगे तो इतने बड़े साइज में वो चले आएंगे, आ जाएंगे, जिसका साइज का रेंज कोलाइडल रेंज होगा। आई बात समझ में? क्या बोले सो नहीं समझे? जैसे मान लो छोटे छोटे पार्टिकल को अगर हम कलेक्ट करें एक साथ, तो बहुत सारा बड़ा, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल मिल करके ग्रुप बना करके एक बड़ा साइज तो बना लेगा, बस यही समझना है। मल्टी मीन्स बहुत सारे, मॉलिक्यूलर एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, लेकिन नाम इसका मॉलिक्यूलर ही रखा गया है, इसके पीछे कोई लॉजिक दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो जब बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट होकर के कोलाइडल रेंज में चले आते हैं तो वही कहलाता है हमारा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, समझे? यानी इस मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड में किसका एग्रीगेशन होगा, एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। एटम्स बहुत छोटे साइज के हैं, अब मान लो 100, 200, 400, 500 एटम्स आपस में एग्रीगेट कर गए, एग्रीगेट करके वो कोलाइडल रेंज में चले आते हैं, मतलब
एटम्स का जो ग्रुप बनेगा ना, उस ग्रुप का जो साइज होगा कोलाइडल पार्टिकल के साइज के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो कोलाइडल सॉल्व बनेगा वो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहलाता है। ठीक है, तो इन एटम्स में या मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स काम करेगा वो वीक वान डेर वाल फोर्स काम करता है। यानी ये वीक वान डेर वाल फोर्स ही है जो उस एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को एक साथ एग्रीगेट करके रखेगा, एक जगह जमा करके रखेगा। समझे? आया समझ में बात? यानी मान लो कि कोलाइडल पार्टिकल का साइज बड़ा है, एटम का साइज छोटा है, सीधी सी बात है, बहुत सारे एटम्स एक साथ ग्रुप बना लेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल के साइज के रेंज में चले आएंगे वो। तो जो एटम्स ग्रुप बनाएंगे तो कोई तो फोर्स होगा उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच, वो वीक वान डेर वाल फोर्स होगा। ठीक है, ऐसे ही कोलाइड को क्या बोलना है? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। इसमें कौन सा आ जाता है एग्जाम्पल देखो यहाँ, गोल्ड सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट। अब सल्फर सॉल्ट में देखते हो कि सल्फर जो होता है S8, एक मॉलिक्यूल में S8 यानी 8 एटम सल्फर का एक साथ जमा रहता है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो S8 टाइप के कई सारे मॉलिक्यूल्स अगर एग्रीगेट कर जाएं एक साथ तो बड़ा साइज का ग्रुप बना लेगा, कोलाइडल रेंज में रहता है वो साइज। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है, गोल्ड सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट, और भी सॉल्ट हो सकता है, सिल्वर सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट, प्लेटिनम सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट, इस तरह सॉल्ट होंगे। क्लियर है? दूसरा है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होता है? मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, बेटा मैक्रोमोलिक्यूल समझते हो? मैक्रो मीन्स क्या होता है? बड़े साइज वाले पार्टिकल। मैक्रो होता है बड़ा, अब माइक्रो मीन्स छोटा। ठीक है, तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स यानी इस प्रकार के कोलाइड्स में वैसे सब्सटेंस आएंगे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर्स टाइप्स होंगे, पॉलीमर टाइप, स्टार्च, सेलुलोज, गम, प्रोटीन, ठीक है, जिलेटिन, इन सभी सब्सटेंस का जो कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार होगा ना वही हमारा कहलाएगा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में जो कोलाइडल पार्टिकल होगा वो कौन सा सब्सटेंस होगा? कौन सा सब्सटेंस मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स बनाएगा? जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होगा जिसका मोलिकुलर मास काफ़ी हाई होता होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे जिसके मोलिकुलर मास काफ़ी हाई होते होंगे वही सब्सटेंस जो होगा ना वैसा सब्सटेंस पॉलीमर कहलाता है हमारा। स्टार्च है, सेलुलोज है, इस तरह के बहुत सारे सब्सटेंस हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंसेज जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा। यानी स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन, गम का, जिलेटिन का कोलाइडल सॉल्यूशन, सेलुलोज का कोलाइडल सॉल्यूशन, ये सब हमारा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो सेलुलोज हो या स्टार्च हो या जिलेटिन हो या कोई भी हो, ये हाई मॉलिकुलर मास वाले सब्सटेंसेज हैं, है ना? ठीक है, इसमें एग्रीगेशन नहीं होना है क्योंकि ऑलरेडी इसका साइज बड़ा है, मॉलिकुलर मास बड़ा है, खुद ब खुद सिंगल पार्टिकल जो होगा स्टार्च का, सेलुलोज का, ऑलरेडी वो बड़े साइज के ही होते हैं, है ना? क्लियर है यहाँ तक की कहानी? चलो, तो इस वजह से देखो स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, जिलेटिन ये सब आ गया। अब कुछ मैन मेड भी पॉलीमर्स हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। मैन मेड जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, जिलेटिन, ये सब तो नेचुरल है, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं स्टार्च, सेलुलोज, जिसका हम कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं। कुछ मैन मेड भी पॉलीमर्स हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है पॉलीइथाइलिन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, सिंथेटिक रबर, ठीक है, ये सब मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनका भी कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक है, और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, ये हाईली स्टेबल होते हैं, बहुत स्टेबल कोलाइड है, आसानी से उसको कोगुलेट या प्रिसिपिटेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, यही बात लिखा हुआ, पढ़ देते हैं। मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स व्हेन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, है ना, जिसका डायमीटर जो होगा इस एटम का या मॉलिक्यूल का 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, एग्रीगेट टुगेदर, एग्रीगेट करेंगे टू फॉर्म स्पीशीज हैविंग साइज फॉलिंग इन द कोलाइडल रेंज।
हो गया। यहीं तक की मेन कहानी है कि जब बहुत सारे एटम्स या छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस का जिसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, छोटे साइज के 1 नैनोमीटर से छोटा साइज का एटम हो गया या मॉलिक्यूल्स हो गया, जब उसको हम डिसोल्यूशन कराते हैं, डिसॉल्व कराते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट करके बिग साइज यानी इतने बड़े साइज के पार्टिकल या स्पेसीज बना देते हैं जिसका साइज का रेंज कोलाइडल रेंज में होता है। यानी कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज का रेंज होता है ना, उसी रेंज में ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में ग्रुप बना करके बड़े साइज के हो जाते हैं। ठीक है, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स व्हेन certain substances having big size molecules, big size molecules called macromolecules having large molecular masses, ठीक है, are dissolved in a suitable liquid, they form a solution in which molecules of the substance and dispersed particles जो होगा, ठीक है, have size falling in the colloidal range। ठीक है, तो माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड में समझ में आ गया क्या है। इसमें कुछ सब्सटेंसेज हैं जिसका बिग साइज मॉलिक्यूल्स होता है, जिसे हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, उसमें लार्ज उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। जब ये सब्सटेंस को हम किसी स्विचेबल लिक्विड में डिसॉल्व कराते हैं तो वो एक ऐसा सॉल्यूशन बनाता है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा ना सब्सटेंस का, यानी डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल होगा उसका साइज जो होगा वो कोलाइडल रेंज में होगा। कहानी समझ में आई? कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के जो साइज होते हैं ना, पार्टिकल के साइज, वो ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में ही होते हैं। शॉर्ट में ऐसे कहो कि मैक्रोमोलिकुलर जो भी सब्सटेंसेज हैं, स्टार, सेलुलोज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, जिलेटिन, जो भी हैं, इनका जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा सब मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स कहलाएंगे। ऊपर मल्टीमोलिकुलर, जिसमें कई एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं और एग्रीगेट होकर वो कोलाइडल साइज में चले आते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल में क्या होगा, एग्रीगेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑलरेडी बिग साइज है, वो कोलाइडल रेंज के साइज में ही होते हैं। इनका जो सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे किसी डिस्पर्सन मीडियम में डाल करके, स्टार्च को, सेलुलोज को, वो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहलाएगा। सब ये सब कोई दिक्कत है? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम तीसरा पढ़ेंगे, एसोसिएटेड कोलाइड। उसमें थोड़ा लंबा है, उसमें थोड़ा समय लगेगा, अच्छे ढंग से सीखना है, क्योंकि उसी में हम लोग क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप भी सीखेंगे। बच्चों, थर्ड टाइप हमारा क्या है इसमें, एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अभी जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तीसरे टाइप का, उसमें हम लोग जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके पार्टिकल का जो नेचर होगा, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के नेचर के आधार पर कोलाइडल्स और 3 टाइप का, 2 तो हम पढ़े अभी जस्ट, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड। बेटा मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड में जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो कौन से होंगे, एटम्स जो एग्रीगेट करके कोलाइडल रेंज में आएंगे, या मॉलिक्यूल्स कहो जो मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट करके कोलाइडल रेंज में चले आएंगे, वो हो गया हमारा मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड। एक पढ़े हम लोग मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, उसमें एग्रीगेशन नहीं हो रहा, ऑलरेडी वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बिग साइज ही मॉलिक्यूल्स हैं, उसका रेंज जो है, साइज का रेंज ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में होता ही है। ठीक है, और तीसरा टाइप हमारा है एसोसिएटेड कोलाइड्स। सीखिए क्या है सो, कुछ सर्टेन सब्सटेंसेज हैं, अगर उसको हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं, डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व करते हैं, तो लो कंसंट्रेशन पर वो सब्सटेंस नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। समझे? यानी इसमें कहो स्पेशली इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं, जो आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स में मेनली जो सब्सटेंस है जिसको हम डाल करके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे डिस्पर्सन मीडियम में, समझ रहे हैं ना बात को, डिस्पर्सन मीडियम है, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट आयन में टूटेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो तैयार होगा, अगर वो मान लो इलेक्ट्रोलाइट हमने लो कंसंट्रेशन यानी कम अमाउंट में डिसॉल्व किया है,
तब तो वो हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा अमाउंट में डाल दें, यानी कंसंट्रेशन उसका हाई कर दिया जाए, अधिक कंसंट्रेशन डाल दें इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है। क्यों? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल्स हैं ना, वो भी आपस में एग्रीगेट करके कोलाइडल रेंज में चले आते हैं। ठीक है, यानी कुछ सर्टेन सब्सटेंसेज हैं, कुछ सर्टेन सब्सटेंसेज सभी इलेक्ट्रोलाइट में नहीं आ रहा है, हम बता रहे हैं यहाँ पर कौन सा स्पेशली आएगा जो हमें पढ़ना है। तो सर्टेन सब्सटेंसेज हैं जो लो कंसंट्रेशन पर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, बट एट हायर कंसंट्रेशन वो कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता होगा? क्योंकि लो कंसंट्रेशन पर जो पार्टिकल्स होंगे वो सेपरेट होंगे, दूर होंगे, वहाँ एग्रीगेशन का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जैसे ही उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाएगा, मोर अमाउंट सब्सटेंस का उसमें डिजॉल्व कराया जाएगा, तो वैसी स्थिति में क्या होती है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के जो पार्टिकल्स हैं ना, वो भी आपस में एग्रीगेशन स्टार्ट कर देते हैं और एग्रीगेट होकर के कोलाइडल साइज में चले आते हैं वो। ठीक है, यहाँ तक की समझ में आ गई कहानी? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलाइड्स। और जो यहाँ सब्सटेंस के पार्टिकल्स एग्रीगेट होकर के एसोसिएटेड कोलाइड बनाते हैं, उस पार्टिकल को मीसेल भी कहते हैं। मीसेल किसको? जो ग्रुप बना ना, उस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कोलाइडल सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस हमने डाला वो आयंस में डिसोसिएट हो गया, लो कंसंट्रेशन है तो नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर उस सब्सटेंस को हम ज़्यादा मात्रा में डिजॉल्व करा देंगे तो वो एग्रीगेट करके क्या कर लेंगे? कोलाइडल साइज में चले आएंगे। वही कोलाइडल साइज जो पार्टिकल होगा ना एग्रीगेट होने के बाद, उसको मीसेल भी कहते हैं या एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं। एक मीसेल में एटलीस्ट कहो 100 या मोर देन 100 पार्टिकल एग्रीगेट रहते हैं। जो मीसेल का फॉर्मेशन होगा, बिग साइज पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल, उस एक पार्टिकल में कहो 100 या 100 से भी ज़्यादा पार्टिकल एग्रीगेट होते हैं। ठीक है, उसको बोलना है मीसेल। आयनिक, उसमें चूंकि मेनली आयंस रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है तो आयन में टूटेगा, तो आयंस का ही एग्रीगेशन होगा। तो एक एग्रीगेशन में, यानी एक बड़े साइज के कोलाइडल पार्टिकल में 100 या मोर देन 100 कहो पार्टिकल्स एग्रीगेट रहते हैं। समझ में आया? अब समझो कि लो कंसंट्रेशन पर तो एसोसिएटेड कोलाइड नहीं बना, मीसेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब कंसंट्रेशन बढ़ाए, फिर थोड़ा सा बढ़ाए, फिर थोड़ा सा बढ़ाए, अभी तक नहीं बन रहा है। मान लो एक ऐसे कंसंट्रेशन को वो क्रॉस कर गया और उस कंसंट्रेशन को क्रॉस करने के बाद ही वो एसोसिएटेड कोलाइड्स में कन्वर्ट हो पाया, तो कुछ तो एक मिनिमम कंसंट्रेशन का होगा कि उससे कम कंसंट्रेशन रहेगा तो समझो वो सॉल्यूशन के फॉर्म में, कोलाइडल फॉर्म में नहीं है। लेकिन जैसे ही उस कंसंट्रेशन को क्रॉस करेगा तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा। तो बेटा उस कंसंट्रेशन को क्रिटिकल मीसेल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। क्रिटिकल मीसेल कॉन्सेंट्रेशन, कि उस क्रिटिकल मीसेल कॉन्सेंट्रेशन से अगर कम कंसंट्रेशन होगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन मीसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्रिटिकल मीसेल कॉन्सेंट्रेशन को क्रॉस करना ही होगा उस सॉल्यूशन को। समझे? आई कहानी समझ में? ऐसा थोड़े ना था कि थोड़ा सा मिलाएंगे कोलाइड्स बन गया था। थोड़ा सा अमाउंट मिलाए लो कंसंट्रेशन पर तो नॉर्मल सॉल्यूशन है, थोड़ा और मिलाए नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन एक समय मिलाते मिलाते ऐसा तो होगा ना कि अब मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? कोलाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस मिनिमम कंसंट्रेशन को तो पार करना पड़ा, उसी को क्या बोलना है? क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन। जब क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन पर कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण होगा, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, एग्रीगेशन होगा पार्टिकल का, एग्रीगेट हो करके वो कोलाइडल रेंज में चलाएगा, तो उस समय उस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा। उस टेम्परेचर को बोलना है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट, KRAFT, क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, वो भी यहाँ लिख दिए हैं, सारी बात तो हम पढ़ेंगे। अब समझो कि कोलाइडल सॉल्यूशन तो बनकर तैयार हुआ, हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन पर कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। अगर उसको हम डाइल्यूट कर दें तो क्या होगा? फिर वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं रहेगा, वो फिर से अपने आयंस में टूट जाएंगे। जो आयंस एग्रीगेट होकर के बड़े साइज में आए थे कोलाइडल रेंज में, तो वहाँ हाई कंसंट्रेशन था। अगर उसको हम डाइल्यूट कर देंगे तो क्या होगा? वो आयंस फिर से सेपरेट हो जाएगा।
ठीक है, यानी रिवर्स हो जाएगा, फिर से वो कोलाइडल रेंज में नहीं रहेगा, डाइल्यूट करने पर कोलाइडल खत्म। उदाहरण क्या है इसमें? सरफेस एक्टिव एजेंट्स सच एज सोप एंड डिटर्जेंट। सोप सोल्यूशन या डिटर्जेंट का सोल्यूशन ही स्पेशली कहो एसोसिएटेड कोलाइड्स या मिशेल के श्रेणी में आता है। यानी एसोसिएटेड कोलाइड्स में एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? सोप एंड डिटर्जेंट। सोप सोल्यूशन, डिटर्जेंट का सोल्यूशन, साबुन लेते हैं ना या डिटर्जेंट, उसका झाग बनाइए, सोल्यूशन तैयार कीजिए, वो हमारा क्या कहलाता है? मिशेल या एसोसिएटेड कोलाइड्स। यानी सोप एंड डिटर्जेंट जो है वो एसोसिएटेड कोलाइड्स के सीरीज में आते हैं। सोप और डिटर्जेंट को हम लोग सरफेस एक्टिव एजेंट भी बोलते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक है, क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे आगे। क्लियर है? जो सोप सोल्यूशन होगा उसका क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन कितना होता है पता है? 10⁻⁻4 से 10⁻³ मोल पर लीटर। अब ये क्या बता दिए सर? कुछ नहीं बताया। क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन हमने अभी डिफाइन किया कि ऐसा कंसंट्रेशन जिससे लो कंसंट्रेशन पर कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनेगा एसोसिएटेड कोलाइड्स, उससे हाई कंसंट्रेशन पर एसोसिएटेड कोलाइड बनेगा। तो इसमें एग्जांपल कौन है? सोप और डिटर्जेंट। तो सोप सोल्यूशन जो हम तैयार करेंगे, सोप का कोलाइडल सोल्यूशन एसोसिएटेड कोलाइड्स, तो कुछ तो क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन होगा सोप के लिए। वो कंसंट्रेशन क्या है सोप के लिए मालूम है? 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3। अगर ये कंसंट्रेशन को क्रॉस कर गया सोप का सोल्यूशन, तो समझो वो फिर एसोसिएटेड कोलाइड्स में आ जाएगा। और अगर इससे कम कंसंट्रेशन रहा तो नॉर्मल सोल्यूशन होगा, तब वो कोलाइड्स नहीं बनाएगा, तब एसोसिएटेड कोलाइड नहीं कहलाएगा सोप का सोल्यूशन। यानी सोप के सोल्यूशन को एसोसिएटेड कोलाइड्स कहलाने के लिए 10⁻⁻4 या 10⁻⁻3 से ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये कहानी यहाँ लिखो, एक बार पढ़ लो। There are some substances which at low concentration behave as normal strong electrolytes, but at higher concentration exhibit colloidal behavior due to the formation of aggregates। ठीक है, यानी कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो लो कंसंट्रेशन पर नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन हायर कंसंट्रेशन पर वो कोलाइडल बिहेवियर दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं। इसीलिए इस एग्रीगेशन वाले पार्टिकल को हम मिशेल बोलते हैं या एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल टेक्स प्लेस ओनली एबव ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। मिशेल या एसोसिएटेड कोलाइड्स का जो फॉर्मेशन होगा एक पार्टिकुलर टेम्परेचर से एबव टेम्परेचर पर ही होगा। अगर उससे कम टेम्परेचर रहेगा तो नहीं होगा मिशेल का फॉर्मेशन। एक टेम्परेचर है जिसको मेंटेन करना होगा, उस टेम्परेचर को क्या बोलना है? क्राफ्ट टेम्परेचर। साथ ही साथ मिशेल फॉर्मेशन के लिए उस सॉल्यूशन को एक कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करना होगा। एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही मिशेल का फॉर्मेशन होगा। उस कंसंट्रेशन को बोलेंगे क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, CMC। यानी उस टेम्परेचर को बोलेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर, कंसंट्रेशन बोलेंगे क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। ऑन डाइल्यूशन दीज कोलाइड्स रिवर्ट बैक टू आयंस। यानी जो आयंस एग्रीगेट करके बड़े साइज में आए थे, अगर उसको डाइल्यूट कर दिया जाए तो फिर से वो आयंस वापस चले जाएंगे, टूट के अलग हो जाएंगे। सरफेस एक्टिव एजेंट्स सच एज सोप एंड डिटर्जेंट बिलोंग टू दिस क्लास। सोप या डिटर्जेंट का सोल्यूशन ही एसोसिएटेड कोलाइड्स की श्रेणी में आता है। और सोप के लिए CMC मतलब क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन कितना होता है? 10⁻⁻4 से 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। ये ऐसा कंसंट्रेशन है सोप के लिए जो मैंडेटरी है। इससे कम रहेगा कंसंट्रेशन तो एसोसिएटेड कोलाइड नहीं बनाएगा सोप। इतना से अधिक रहेगा तो ही सोप एसोसिएटेड कोलाइड बनाएगा। मिशेल में कंटेन एज मेनी एज 100 मॉलिक्यूल्स और मोर। एक मिशेल में 100 या 100 से अधिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे मालूम है? मैकेनिज्म ऑफ मिशेल फॉर्मेशन। जो मिशेल यहाँ बना है सोप या डिटर्जेंट का, सोप या डिटर्जेंट से मिशेल बनेगा ना, हम लोग यहाँ पर सोप का ही मिशेल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म समझेंगे कि सोप से किस प्रकार मिशेल का फॉर्मेशन होता है।
यानी मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन। तो जल्दी से इसको नोट करो। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, अभी मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन, मिसल के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म समझेंगे क्या है सो, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि मिसल क्या है। ग्रुप ऑफ आयंस, एक मिसल में कई सारे आयंस हैं जो एक साथ ग्रुप्ड रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एक सोप सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं, सोप सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो कोई भी जो सोप होगा वो मेनली क्या होता है मालूम है, सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम साल्ट किसी सोप का मेन कंपोनेंट होता है, समझे क्या बोले सो। जैसे सोडियम स्टेरेट, सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम ओलिएट, पोटेशियम ओलिएट, इस तरह के सब्सटेंसेज हैं जो हमारे सोप बार का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। आई बात समझ में? तो समझो, अभी नोट नहीं करना, पहले समझो, जब कहेंगे तब नोट करना, ठीक है। कंसीडर ए सोप सॉल्यूशन, कंसीडर ए सोप सॉल्यूशन। अब सोप सॉल्यूशन क्या है मेनली, तो सोप सॉल्यूशन जो सोप होगा उसमें सोप क्या है, तो सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, RCOONA या RCOOK, ठीक है। तो इसमें चलो हम एक ले लेते हैं सोडियम एस्टेरेट, सोडियम एस्टेरेट जो हो गया हमारा CH3 CH2 16 COONA, ये सोडियम एस्टेरेट है, ठीक है। आई बात समझ में? एक्चुअली ये होता है क्या, देखो C17H35 COONA, सोडियम एस्टेरेट। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक लंबा सा हाइड्रोकार्बन चेन होगा, CH3 CH2 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 16 टाइम्स CH2, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे COONA, ठीक है। क्लियर यहाँ तक की कहानी। अब देखो इसमें दो पार्ट है, एक तो हमारा हो गया ये पूरा, ये कहलाएगा R, और एक हो गया ये COONA, ये हमारा हो गया ये, ठीक है। यानी जो सोप सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे, सोप सॉल्यूशन में RCOONA है, मान लेते हैं, ठीक है। अब करना क्या, इसको समझो। जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में ये आयंस में टूट जाता है, RCOO- प्लस Na+ में, ठीक है। आई बात समझ में? ये RCONA जो है इस प्रकार आयन में टूट गया, समझ गए यहां तक की कहानी। अब देखो ये जो RCO है इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है R और एक है CO-। R जो होता है ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जिसे हम लोग टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल। और ये होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का, हाइड्रोफोबिक नेचर मीन्स वाटर हेटिंग नेचर, वाटर हेटिंग नेचर, ठीक है। जबकि ये जो पार्ट है आयन का, ये हमारा CO- आयन, इसको हम लोग बोलते हैं हेड, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, हेड, है ना। ये हमारा पोलर है, पोलर नेचर का होगा, पोलर छोड़ो, हेड कहो इसको। ये जो होता है हेड, ये होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का, हाइड्रोफिलिक नेचर, हाइड्रोफिलिक नेचर मीन्स वाटर लविंग नेचर,
वाटर लविंग नेचर का होगा। ठीक है, तो सोप सॉल्यूशन को मान लो कि ये हमारा एक कंपोनेंट है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ COONA। R के जगह पर ये पूरा मान लो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब जैसे देखो CH3 CH2 COONA है, जब इसको वाटर में मिलाया गया ये टूट गया, किसमें? CH3 CH2 COO माइनस प्लस Na प्लस में। अब जो यहाँ पर ये है इसको हम लोग बोलेंगे स्टेरेट आयन। स्टेरेट आयन, ये क्या था? सोडियम स्टेरेट। सोडियम स्टेरेट, स्टेरेट आयन, ये हो गया सोडियम आयन। अब ये जो स्टेरेट आयन है CH3 CH2 COO माइनस, ये पार्ट हो गया हमारा R, जिसको हम लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, और ये हो गया हमारा हेड, और ये हो गया हमारा टेल, ये R वाला पार्ट। अब देखो इसमें कितना कार्बन है? एक कार्बन यहाँ है, 16 कार्बन यहाँ है, टोटल 17 कार्बन है इसमें। इसको ऐसे देखो CH3 CH2 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 काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर COO माइनस। ये पूरा हो गया हमारा कौन सा पार्ट? ये पूरा स्टेरेट आयन है। इसमें स्टेरेट आयन में यहां से जो यहां का ये पार्ट है यही हमारा टेल है, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। और ये जो है ये कहलाता है हमारा हेड, जो हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 COO माइनस। अब यहाँ से यहाँ 17 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो एक कार्बन यहाँ है और 16 कार्बन यहाँ है, तो 17 कार्बन हो गया, ये हो गया 17 कार्बन। और ये CO माइनस, यहाँ देखो CO माइनस, ये हमारा हो गया हेड, बाकी जो पूरा बच गया वो कहलाएगा टेल। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? यहाँ तक की कहानी क्लियर बच्चों? चलो तो जल्दी से इसको जो लगे काम का जल्दी से नोट कर लो इसमें से, फिर मिटाएंगे इसको हम। चलो बच्चों, अभी जो समझाए आपको हम वो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है यहाँ तक। ठीक है, अभी जो समझाए है ना वो पार्ट आपका यहाँ तक लिखा हुआ है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसी का थ्योरी यहाँ लिखा हुआ है। पहले ऊपर वाला पार्ट समझो। कंसीडर ए सोप सॉल्यूशन, हमको एक सोप सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं। सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ ए हायर फैटी एसिड। कोई भी सोप क्या होता है? सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड समझते हैं? कार्बोजाइलिक एसिड जो होता है ना COOH, हायर कहने का मतलब 15 20 17 18 कार्बन का कार्बोजाइलिक एसिड। उस एसिड में से H जो होगा H COOH का H गायब रहेगा, उसके जगह पर सोडियम या पोटेशियम रहेगा, तो उसी को हम बोलेंगे सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। सोप का ये मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? RCOONA से।
ये जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसका एक एग्जांपल देखो, यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा है सोडियम स्टेरेट, जिसका फॉर्मूला है CH3CH2 होल का 16 COONA। ठीक है, CH3CH2 होल का 16 और COONA, ये सोडियम स्टेरेट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ सोप। सोप का मेजर कंपोनेंट क्या है? सोडियम स्टेरेट। जब हम व्हेन दिस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब सोडियम स्टेरेट या सोप को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इट डिसोसिएट्स इनटू RCOO- एंड Na+ आयंस। यानी ये जो है ना R, तो यहां पर समझो बहुत लंबा हाइड्रोकार्बन चेन हो गया और लास्ट में COONA लगा हुआ है। अब सोडियम स्टेरेट हो, सोडियम ओलिएट हो, सोडियम पाल्मिटेट हो, या फिर को पोटेशियम स्टेरेट हो, कोई भी इस तरह का, सिंपली उसे हम RCOONA से दर्शा देते हैं। जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आयंस में टूटेगा, RCOO- और Na+ में ये डिसोसिएट कर जाएगा। Na+ इसी तरह सोल्यूशन में अपना उपस्थित रहेगा, तो डिसोसिएट कर जाएगा आयन में। अब क्या होगा कि RCOO- जो है ये पार्ट, RCOO-, इसमें दो पार्ट है, इसमें दो पार्ट है, एक तो हो गया R और एक होगा COO-। समझे? RCOONA, Na टूट कर अलग हो गया, RCOO- हो गया। अब RCOO- जो है ना, इसमें भी दो पार्ट है, R और क्या हो गया CO-। ठीक है, तो एक तो हो गया जो यहां हमारा RCOO- है, इसमें दो पार्ट होता है। एक R है जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगा, लंबा सा हाइड्रोकार्बन चेन होगा, और हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन चेन का नेचर कि ये वाटर में नहीं घुलता है। जितना छोटा कार्बन का चेन रहेगा वाटर में मोर सॉल्युबल होगा। जैसे जैसे कार्बन चेन का लेंथ बढ़ते चला जाएगा वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी घटते चली जाती है। ये कॉमन फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो जितना हाइड्रोकार्बन का बड़ा चेन होगा उतना वो वाटर हीटिंग होगा, वाटर से उसको कोई इफिशियंसी नहीं होगा, कोई अफेक्शन नहीं होगा, कोई एफिनिटी नहीं होगा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन का, इसलिए वो हाइड्रोफोबिक कहलाया। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हीटिंग। ठीक है, और इसमें जो पोलर ग्रुप है COO-, ये तो पोलर है। ठीक है, और हम जानते हैं वाटर भी हमारा पोलर नेचर का होता है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, तो ये जो COO- होगा ये वाटर लविंग होगा, हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, जबकि जो R है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन ये वाटर हीटिंग यानी हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। ठीक है, इसमें जो R है ना, R हमारा क्या होगा नन पोलर टेल होगा, नन पोलर टेल, जबकि COO- क्या हो गया पोलर आयनिक हेड। COO- को पोलर आयनिक हेड बोलेंगे, जबकि R को क्या बोलेंगे नन पोलर टेल, देखो लिखा हुआ है ना। ठीक है, चलो तो इसको तोड़ दिए वाटर में, RCOO- Na+ में, Na+ का कोई चर्चा नहीं करना यहाँ पर। RCOO- में दो पार्ट, R जो हो गया टेल कहलाएगा, COO- हेड कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई। अब देखो, अब इसको जो है ना, ये जो है इसको मैं इसी इधर बनाते, देखो है ना, इस RCOO- को हम यहां बना लिए, देखो ये हो गया हमारा स्टेरेट आयन। ठीक है, यहां से यहां 17 कार्बन का चेन है और लास्ट में COO- है। ठीक है, ये लंबा सा चेन दिख रहा है इसको टेल कहेंगे, COO- को हेड कहेंगे। ठीक है, हेड हमारा वाटर लविंग नेचर का होगा, वाटर की तरफ रहेगा, टेल जो होगा वाटर से दूर रहेगा। ठीक है, अब समझो होता क्या है सो कि जैसे ही सोप को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वाटर में वो आयंस में टूट जाता है, RCOO- और Na+ में। Na+ इसी तरह हमारा सॉल्यूशन में रहेगा, जो सोडियम प्लस आयन है वो इसी तरह हमारा सॉल्यूशन में रहेगा, गुलाब का उसी तरह रहेगा, उसको इसी तरह हम छोड़ दिए प्लस 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 लिख करके।
अब ये जो लंबा सा हाइड्रोकार्बन चेन के साथ COO माइनस रहेगा, मालूम है ये वाटर में किस प्रकार रहेगा? सो नहीं मालूम है, समझो। जो वाटर का सरफेस होगा, सबसे ऊपरी लेयर, ये वाटर का ऊपरी लेयर हो गया। ऊपरी लेयर में क्या होगा कि जो इसका ये जो पार्ट है ना, ये जो है COO माइनस पार्ट, वो वाटर सरफेस के अंदर रहेगा। देखो यहाँ बनाए हैं माइनस 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 माइनस, ये गोल गोल जो दिख रहा है ऊपर सरफेस पर, वो हमारा COO माइनस है। और ऊपर देखिए तेल की तरह कुछ निकला हुआ है बाहर, जीजा जीजा करके, ये जो पार्ट है ना वो बाहर निकला हुआ है। क्योंकि वाटर हीटिंग है, वो वाटर में नहीं रहेगा, तो वह सरफेस से ऊपर रहेगा। और जो उसका गोल वाला हेड पार्ट है वो वाटर के जस्ट अंदर रहेगा। इस प्रकार से लीजिए, ये स्टेरेट आयन है, ये हमारा वाटर है इस कंटेनर में, समझ गए? जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ज़्यादा सोप डिजॉल्व होगा, तो मालूम है क्या होगा? ये जो जितना सरफेस पर आपको हेड और टेल दिख रहा है ना, ये सब अंदर की तरफ पुल्ड होगा। वाटर का जो बल्क है, नीचे अंदर पूरा जो पानी भरा हुआ है, उसके अंदर ये सारे के सारे जो स्टेरेट आयन है वो अंदर की तरफ पुल्ड होगा, अंदर की तरफ खिंचाएगा। जब अंदर की तरफ खिंचाएगा तो एक स्फीयर बना देगा, हॉलो स्फीयर, अंदर में कुछ नहीं रहेगा। इस प्रकार हॉलो स्फीयर बना देगा। और हॉलो स्फीयर जानते हैं किस प्रकार बनाएगा? सो चूंकि अंदर हॉलो है, एयर है, कुछ नहीं है, तो जो यहाँ टेल वाला पार्ट था वो तो वाटर हीटिंग है ना, तो चारों तरफ तो वाटर है और अंदर में हॉलो है, अंदर में वाटर नहीं है। तो सारा का सारा टेल जो होगा उस हॉलो स्फीयर के सेंटर के टुवार्ड्स ओरिएंटेड हो जाएगा। यानी सारा का सारा टेल सेंटर के टुवार्ड्स ओरिएंटेड हो जाएगा। और स्फीयर के सरफेस पर बाहर की तरफ जो हमारा हेड वाला पार्ट है, जो वाटर लविंग होता है, वो वाटर के कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हाई कंसंट्रेशन पर क्या हुआ कि जो स्टेरेट आयन है वो बल्क में वाटर के अंदर पुल्ड होता है, खिंचाता है, और खिंचा करके वो स्फीयर, बहुत सारे स्फीयर बना लेते हैं। बेटा बहुत सारा स्फीयर यहाँ कैसे हम दर्शाएंगे, है ना? हम एक स्फीयर को दर्शा दिए हैं, इसी तरह समझिएगा बहुत हजारों लाखों में बनते होंगे। और हर एक स्फीयर में जो स्फीयर का सरफेस होगा, तो सरफेस के बाहरी लेयर पर जो होगा COO माइनस सिचुएटेड रहेगा, जो वाटर के कांटेक्ट में होगा। और स्फीयर के अंदर तो खाली है, हॉलो स्फीयर है। तो जो स्टेरेट आयन का जो टेल वाला पार्ट होगा वो वाटर हीटिंग है, तो वाटर से दूर यानी हॉलो स्फीयर के अंदर वो शिफ्ट कर जाएगा। बस यही हमारा मीसेल कहलाता है, आयनिक मीसेल। जो प्रत्येक स्फीयर बनेगा वो आयनिक मीसेल है। उसमें जो टेल वाला पार्ट होगा स्फीयर के पॉइंटिंग टुवार्ड्स द सेंटर होगा, और हेड वाला पार्ट जो होगा सरफेस के बाहरी लेयर पर होगा, जो वाटर के कांटेक्ट में होगा। इस प्रकार से मीसेल का फॉर्मेशन होता है। समझ गए? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? तो मीसेल का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ पता चला? ये जो यहाँ बनाए हैं ना फिगर, उसी को यहाँ लिखे हुए हैं, पढ़ो। द RCOO माइनस आयन, जो RCO माइनस आयन है, आर प्रेजेंट on the surface with their COO group in water, and the hydrocarbon chain are staying away from it and remain at the surface। जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है वो सरफेस से ऊपर रहेगा, दूर रहेगा, वाटर हीटिंग है। जबकि जो COO माइनस है वो वाटर के अंदर रहेगा, है ना? यानी ये मान लो वाटर लेयर है, तो नीचे COO माइनस है और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, जिगजैग। ठीक है, तो लो कंसंट्रेशन पर ऐसा है, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा ये सब अंदर की तरफ पुल्ड होने लगेगा, है ना? तो ऐसा जो एक मीसेल बनेगा ना, इसमें 100 आयन एक साथ ग्रुप रहते हैं। यानी यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही दिखाए ना, हम 7 ही इस प्रकार देखो बना 7। आपको फिगर में 7 दिख रहा होगा, 7 टेल और हेड, देखो हेड टेल हेड टेल हेड टेल 7 है। अब बेटा यहाँ 100 कैसे बनाएंगे हम, खुद से सोचो। बस सोचना है इस प्रकार जो मीसेल होगा, स्फीयर होगा, उसमें मोर देन 100 भी, यानी एटलीस्ट 100 और मोर देन 100 जो है स्टेरेट आयन ग्रुप बनाए रहेगा। ठीक है, तो उस पर उसी को मीसेल बोलना है। मीसेल, इस प्रकार से मीसेल का फॉर्मेशन हो गया। पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया क्या क्या हुआ है? सो
ठीक है, एक बार फिर से पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ लेना है ना। तो क्या समझाया अभी कि RCOO माइनस आयंस आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस विथ देयर COO माइनस ग्रुप इन वाटर एंड द हाइड्रोकार्बन चेन आर स्टेइंग अवे फ्रॉम इट। और जो हाइड्रोकार्बन चेन आर है वो वाटर से दूर होगा, जबकि CO माइनस वाटर में होगा। बट एट हायर कंसंट्रेशन, जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हायर कंसंट्रेशन मतलब क्या, बियॉन्ड CMC, इसका मतलब समझिएगा CMC। बेटा CMC मतलब क्रिटिकल मीसल कंसंट्रेशन। जैसे ही क्रिटिकल मीसल कंसंट्रेशन क्रॉस करेगा, the anions are pulled into the bulk of solution। ये तो एनायन है, ये पूरा पार्ट क्या है, एनायन है ना, ये पूरा का पूरा तो एनायन कहलाएगा। RCOO माइनस एनायन जो है, ये एनायन जो है, जो हमारा सॉल्यूशन है, नीचे वाटर है, उसके अंदर पुल्ड होगा, खिंचाएगा। पढ़ो क्या लिखा है इसमें, the anions are pulled into the bulk of the solution and aggregate to form a spherical shape with COO minus part remaining outward on the surface of the sphere and hydrocarbon chain are pointing towards the center of a sphere। है ना, ये जो आपका एनायन है, जब CMC कंसंट्रेशन पार करेगा, यानी ज़्यादा हम सोप सॉल्यूशन मिला देंगे, तो होगा क्या, ये जो एनायन है ना, वो वाटर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर पुल्ड होगा, स्फीयर बनाएगा। तो इस एनायन का जो COO माइनस पार्ट है, सरफेस के आउटर लेयर पर रहेगा वाटर के कांटेक्ट में, और जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है उस स्फीयर के अंदर रहेगा, वो सेंटर की तरफ। ठीक है, समझ में आ गई कहानी यहाँ तक के। उसी को क्या कहेंगे हम लोग, एक एग्रीगेट यहाँ पर बन जाएगा, आयन का एक एग्रीगेट बन गया, एक ग्रुप बन जाएगा, जिस ग्रुप में 100 या 100 से ज़्यादा भी आयन एग्रीगेटेड हो सकते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक मीसेल। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक मीसेल। आयनिक मीसेल फॉर्मेशन का ये पूरा मैकेनिज्म है, किस प्रकार कैसे कैसे क्या हुआ, समझ में आ गया। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। बच्चों, अभी जो बोर्ड पर आप देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ये कई बार क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में पूछ चुका है, बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि राइट कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। यानी जैसे मान लो कि कोई कपड़ा है, उसके सरफेस पर ग्रीस या ऑयल का ड्रॉपलेट लगा हुआ है, दाग लग गया है ग्रीस का या ऑयल का। अब ये ग्रीस या ऑयल किस प्रकार से साफ होगा, कपड़े के सरफेस को किस प्रकार वो छोड़ेगा, ये समझना है हमें, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। इसके थ्रू समझेंगे। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप जो है ना, एक्चुअली मीसेल फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म हम पढ़े पीछे, उसी का ये एक एप्लीकेशन है कि मीसेल का फॉर्मेशन जो हम पढ़े किस प्रकार से बनता है, वो हम लोग कहाँ समझेंगे, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप की मदद से समझेंगे कि किस प्रकार मीसेल का फॉर्मेशन होता है। यानी ऐसे समझो कि मीसेल फॉर्मेशन का एक एप्लीकेशन है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, अब इसमें समझिए होता क्या है। सो क्लोथ के सरफेस पर ऑयल या ग्रीस का ड्रॉपलेट लगा हुआ है। मान लो जैसे देखो, ये हमारा क्लोथ का सरफेस है और ये उस पर हम दर्शा दिए हैं बड़ा सा ग्रीस या ऑयल का ड्रॉपलेट इस क्लोथ के सरफेस पर चिपका हुआ है। ठीक है, अब एकदम जनरल नॉलेज की बात समझो कि जो ग्रीस या ऑयल होता है ना, उसका नेचर वाटर से बिल्कुल अलग होता है। अब समझो, RCOO माइनस यानी CH3 CH2 16 COO माइनस, ये R जो है ना, वही हमारा ये पूरा का पूरा है। सही है, समझ से चलो। अब ये जो है ये आपका वाटर हेटिंग है, ये वाटर हेटिंग होगा, इसका मतलब ऑयल लविंग होगा, और ये चूंकि वाटर लविंग होगा
ये ऑयल हीटिंग होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इस पूरे आयन में आज जो हमारा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है ये वाटर हीटिंग नेचर का है, लेकिन ये ऑयल लविंग नेचर का हो, चूंकि वाटर और ऑयल अपोजिट नेचर का होता है। तो जो हाइड्रोकार्बन चेन वाटर हीटिंग है वो ऑयल लविंग होगा या ग्रीस लविंग होगा, और जो COO माइनस पार्ट है जो वाटर लविंग था वो ऑयल हीटिंग होगा। समझे? अब आइए कि जैसे ही हम ग्रीस या ऑयल लगे हुए क्लोथ को सोप सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा मालूम है? क्या होगा समझो। जो सोप सॉल्यूशन में ये स्टेरेट आयन होगा, ये स्टेरेट आयन इस ग्रीस या ऑयल के ड्रॉपलेट्स पर अपने आप को इस प्रकार से अरेंज कर लेगा कि इस स्टेरेट आयन का जो लंबा सा हाइड्रोकार्बन चेन होगा वो ग्रीस या ऑयल के अंदर घुस जाएगा, और जो इसका हेड वाला पार्ट है वो ग्रीस या ऑयल के बाहरी सरफेस पर रहेगा वाटर के कांटेक्ट में, क्योंकि बाहर पूरा वाटर है, वाटर अंदर नहीं घुसा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो सोप का स्टेरेट आयन है, पूरा का स्टेरेट आयन, उसमें जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगा ऑयल या ग्रीस के अंदर इंटर कर जाएगा, जबकि जो हेड वाला पार्ट होगा ऑयल के सरफेस पर रहेगा वाटर की तरफ, बाहर की तरफ। समझ गए? इस प्रकार से अरेंजमेंट हो गया। अब क्या होगा कि देखो इस पर माइनस 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 दिख रहा है, ये पोलर हेड है। स्टेरेट आयन का पोलर हेड ऑयल ड्रॉपलेट के बाहर है, वाटर के कांटेक्ट में। ठीक है, और वाटर हम जानते हैं H2O, ये भी तो पोलर नेचर का होता है। H2O बेंट शेप होता है इस प्रकार, O इस पर पार्शियल माइनस और H पर पार्शियल प्लस चार्ज होता है कि नहीं? आई बात समझ में? तो ये जो यहाँ पोलर नेचर का वाटर मॉलिक्यूल है उसका H वाला जो पार्ट है, हाइड्रोजन पार्ट, उस पर तो पार्शियल प्लस चार्ज है। ये पार्शियल प्लस चार्ज जो H प्लस होगा ना वाटर का, वो स्टेरेट आयन का जो पोलर हेड वाला पार्ट हुआ COO माइनस, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। अब ये है पोलर, ये है आयन, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आयन डायपोल इंटरैक्शन, जो आपने पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में शुरुआत में सर पढ़ाएंगे आयन डायपोल इंटरैक्शन। यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया हमारा डायपोल, और ये जो है ना ये आयन COO माइनस जो है पूरा ये स्टेरेट आयन, इसका जो माइनस वाला एंड है वो तो बाहर की तरफ है ना, वो आयल के बाहर है, लंबा सा टेल आयल के अंदर घुसा हुआ है। अब ये सारा जो हेड है ना वाटर के द्वारा इंटरैक्ट होगा, वाटर उसको अपनी तरफ खींचेगा, वाटर उसको अपनी तरफ खींचेगा आयन डायपोल इंटरैक्शन से। इस खिंचाव से होगा क्या? ये जो आयल का ड्रॉपलेट है इस क्लोथ सरफेस को छोड़ करके चला जाएगा सोप सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन में ये छोड़ के चला जाएगा इस इंटरैक्शन की वजह से। यानी डायपोल और आयन के बीच इंटरैक्शन की वजह से ये ऑयल या ग्रीस का ड्रॉपलेट क्लोथ सरफेस को छोड़ करके इस सॉल्यूशन में चला जाएगा। इस प्रकार से देखो ये क्लोथ सरफेस देखो यहाँ फ्री हो गया, इस पर ऑयल ड्रॉपलेट नहीं लगा हुआ है। ऑयल ड्रॉपलेट अब इस क्लोथ सरफेस को छोड़ करके इस बल्क में चला आया। अब बल्क में चला आया तो वहाँ मीसेल का वो फॉर्मेशन कर देगा। जब तक ये सरफेस पर चिपका हुआ था इस प्रकार से अरेंजमेंट था, जैसे ही सरफेस को छोड़ के बाहर जाएगा वो ग्लोब्यूल्स बना देंगे, स्फेरिकल बहुत सारे स्फेयर्स बन जाएंगे अंदर में। इस प्रकार से छोटे 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 स्फेयर्स आपको दिखेंगे उस सोप सॉल्यूशन में। कपड़ा साफ होने के बाद जो ऑयल या ग्रीस का जो ड्रॉपलेट होगा ना वो मीसेल का फॉर्मेशन कर देता है, आयनिक मीसेल का सोप सॉल्यूशन में। ये जो बड़ा सा गोल दिख रहा है वो क्या है? ऑयल है, वो ऑयल या ग्रीस का ड्रॉपलेट है वो, जिसमें जो माइनस वाला था हेड जो था COO माइनस वो बाहर की तरफ है, और उसका जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल है वो इस स्फीयर हॉलो स्फीयर के अंदर की तरफ पॉइंटेड है। अंदर में वाटर नहीं है, पूरा वाटर बाहर की तरफ है। ठीक है, इस प्रकार से ऑयल या ग्रीस का आयनिक मिश्रण बन गया और वो सरफेस को छोड़ करके सोप सॉल्यूशन में चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, खूब वाटर का इस्तेमाल करके कपड़ा को धो देते हैं, जिससे हमारा ये जो मिसल है वो भी
वाश अवे हो जाता है, वाश होकर के अलग हो जाता है और कपड़ा हमारा ग्रीस या ऑयल से फ्री हो जाता है, साफ हो जाता है। यही कहानी यहाँ पूरा लिखा हुआ है। जब हम बोले ना पूरा कहानी, वही कहानी इसमें लिखा हुआ है। जब आप सुने इसको नोट करके एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसेल अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट। ऑयल ड्रॉपलेट के चारों ओर जो सोप का मॉलिक्यूल होता है स्टेरेट आयन, वो क्या करता है, मिसेल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, किस प्रकार से करेगा मिसेल का फॉर्मेशन, कि जो इसमें स्टेरेट आयन का हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, हाइड्रोफोबिक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, वो इस स्फीयर के सेंटर की तरफ रहेगा। ठीक है, जबकि इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है COO- जो है वो सरफेस के बाहर की तरफ रहेगा, वाटर के कांटेक्ट में। क्योंकि हम जानते हैं वाटर जो हमारा है वो पोलर नेचर का होता है, ये तुरंत इस आयन को अपनी तरफ इंटरैक्ट करेगा और उस इंटरेक्शन की वजह से ही ये ऑयल या ग्रीस का जो ड्रॉप होगा उस क्लोथ के सरफेस को छोड़ करके सॉल्यूशन में चला जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ऑयल का एक ड्रॉपलेट बन जाएगा, ये पुल्ड होगा सरफेस से और सरफेस से पुल्ड होकर के सॉल्यूशन में सोप सॉल्यूशन में चला आएगा ग्रीस या ऑयल का ड्रॉपलेट स्फेरिकल फॉर्म में। और इस स्फेयर में क्या होगा, अब देख ही रहे हैं यहाँ साफ साफ, इस प्रकार आयनिक मिसेल का फॉर्मेशन होता है और कपड़ा ऑयल या ग्रीस से फ्री भी हो जाता है। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिगर भी बना लो इसको। चलो यहाँ तक की कहानी क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो या इसका वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो तीसरा टाइप का क्लासिफिकेशन हम पढ़ा रहे थे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के नेचर के आधार पर, उसमें एक पढ़े हम लोग पीछे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, एक पढ़े मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, जो शायद हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ाए थे और इसी वीडियो में शायद पढ़ाए शायद, है ना, हाँ इसी वीडियो में पढ़ाए हैं। और अभी पढ़ा रहे हैं हम आपको एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड में हम लोग क्या पढ़े, किसको बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। फिर उसमें हम लोग मिसेल के बारे में पढ़े कि मिसेल क्या होता है। फिर हम लोग मिसेल फॉर्मेशन का मेकानिज्म पढ़े कि मिसेल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। और अभी मिसेल फॉर्मेशन का एप्लीकेशन पढ़े जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप कहलाता है, कि कपड़े के सरफेस पर ऑयल या ग्रीस का ड्रॉपलेट अगर लगा हुआ है तो किस प्रकार वो साफ होता है। इसका पूरा मैकेनिज्म हम लोग भी डिटेल डिस्कशन किए हैं। इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, सारे वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए, स्किप करके नहीं देखना। स्किप मतलब क्या, अब एक वीडियो देख रहे हैं फिर दो वीडियो छोड़ दिए, फिर कोई वीडियो देख रहे हैं कहीं कहीं से कुछ उठा के देख रहे हैं, तो ऐसे में नहीं काम चलेगा। रेगुलरली जैसे जैसे वीडियो मिले अप टू डेट रहिए, पूरा सारे वीडियो का नोट्स तैयार करते चलिए और एक बार नोट्स को पढ़ाई कीजिए और हमारे वीडियो लेक्चर को सुन लीजिए। आपको बहुत दिनों तक याद रहेगी सारी बातें। ये ड्यूटी आपकी है, आपको फुलफिल करना है। ठीक है, मेहनत तो करना होगा, कोई उपाय नहीं उसका। ओके, चलो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।